हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता के बारे में और बहुत सारी चीजें पढ़ी। उसी के संदर्भ में आज हड़प्पा सभ्यता का आज आखिरी दिन है। आज जो रही बची चीज रह गई है उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता चूंकि एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी जो उस समय की अन्य सभ्यताओं की तुलना में श्रेष्ठ थी। तो उस सभ्यता के बारे में अक्सर ये होता है कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो इस संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो आज ये चलते फ्रेंड्स उन्हीं के विषय में जानते हैं किन किन विद्वानों ने क्या क्या अपने व्यक्तिगत विचार दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्वानों में डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और दूसरे आते हैं रामचंद्र जी। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। आर्य लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। फिर आगे बढ़ते और भी विद्वान हुए जिनमें गार्डन चाइल्ड महोदय हैं। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे जो पहले से विकसित थे। फिर वो इधर आए भारत में और हड़प्पा सभ्यता का विकास किया या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कहलाए। फिर उसके बाद राखाल दास बनर्जी आते हैं। उनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। कौन थे फ्रेंड्स? द्रविड़। फिर उसके बाद और सारे विद्वान आते हैं जिससे मार्टिन व्हीलर हो गए। इनके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे दस्यु एवं दास थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि इस सभ्यता के बारे में अलग अलग लोगों ने विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए कि हड़प्पा सभ्यता है तो ये निर्माता थे, किसने क्या कहा। फिर बात आती है हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था कैसी थी। क्या ये सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी, राजतंत्रमात्मक थी, जनतंत्रमात्मक थी या कोई प्रातिनिधिक कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसने हड़प्पा सभ्यता को चलाया। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न स्थानों से जो भी नगर मिले हैं उनकी एक रूपता को देख के लगता है कहीं ना कहीं ये राजतंत्रात्मक थी। और फिर और भी चीजें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि राजतंत्रात्मक के साथ साथ जनतंत्रात्मक भी रूप मिलता है। क्योंकि बहुत सारी बस्तियों का एक जैसा होना, एक पास में होना, छोटे बड़े मकानों का एक साथ मिलना आपस में, तो ये समझाता है कि ये कहीं ना कहीं जनतंत्रात्मक प्रणाली रही होगी। फिर इसके अलावा अगर और हम बात करते हैं, देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर बने हैं, जो भी घर बने हैं, उनकी वास्तु स्थिति या वास्तुकला को देख के लगता है कि इनके निर्माता कोई शिल्पी रहे होंगे। तो इन सारे विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। आइए चलते देखते हैं कि किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कैसी थी। तो सबसे पहले मार्टिन व्हीलर महोदय ने अपना विचार व्यक्त किया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था ना तो राजतंत्रात्मक थी ना जनतंत्रात्मक थी, वो एक मध्यम वर्गीय शासन व्यवस्था थी जिसमें मध्यम वर्ग ने हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके साथ साथ व्हीलर कहते हैं कि इस व्यवस्था में धर्म को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उन्होंने धर्म की महत्ता को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्वीकार किया है। फ्रेंड, दूसरी बार आते हैं, फिर कहते हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट का मानना है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, राजनीतिक व्यवस्था जो चलती थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, तो वो थे पुरोहित वर्ग। उनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां की जो शासन व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो मुख्यतः पुरोहित वर्ग के हाथ में थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित का एक टूटा हुआ मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसमें आधा दड़ है जिसको एक पुरोहित के रूप में दिखाया गया है। तो उससे भी अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये शासन व्यवस्था एक पुरोहित वर्ग के हाथ में थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स हंटर जी की। तो हंटर महोदय ने लिखा है कि जो क्या कहते हैं हड़प्पा में जो मोहनजोदड़ो नामक महत्वपूर्ण नगर था उसकी व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होके, किसी राजा या राज अधिकारी के हाथ में ना होके, ये एक जनतंत्रात्मक प्रणाली थी जिसमें सारी सत्ता जनता के हाथ में थी और वहां का शासन मोहनजोदड़ो की जनता द्वारा ही चलाया जाता था। ठीक है, इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। मैकेजी ने कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता की चीजों को देख के लगता है कि शायद ना तो वहां कोई जनतंत्रात्मक प्रणाली थी ना राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। वहां पे जो प्रणाली थी वो एक प्रतिनिधि शासक के रूप में थी।
कि मतलब जो वास्तविक शासक था वो वहां पे प्रेजेंट ना होके उसने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा था जो हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे अलग अलग विचार कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था में जो शासन प्रणाली कैसी थी, पुरोहित वर्ग के हाथ में थी, जनतंत्रात्मक प्रणाली थी कि राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का संकेंद्रण या हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार क्षेत्र कहाँ था। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण संकेंद्रण था वो हकरा घग्गर के किनारे पर था या उनके मुहाने पर था। हड़प्पा सभ्यता की टोटल बस्तियों की लगभग 80% बस्तियों का विकास हकरा और घग्गर के किनारे पे हुआ था। ठीक है, तो ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार या संकेंद्रण कहां पर था, तो वो हकरा और घग्गर के किनारे था और टोटल 80% था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि और महत्वपूर्ण स्थानों में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या खूबियां थी। उन्हीं के अंतर्गत बात करते हैं हम लोग धौलावीरा की। तो धौलावीरा में संस्कृति के 7 चरण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा एक ऐसा स्थान था जो बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए फेमस था, जिसमें धौलावीरा में 7 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। इसके अलावा धौलावीरा एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थान है जहां अन्य नगर 2 भागों में व्यक्त था, वहीं धौलावीरा नामक स्थान 3 भागों में व्यक्त था। ठीक है, जिसमें बीच का भाग मध्यमा कहलाता था। पूर्वी टीलों को जैसे आपको पता नगर टीला और पश्चिमी टीलों को रक्षा टीला या दो टीला कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में। जैसे बात करते हैं समाधान की 3 प्रणालियां थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे स्थान थे जैसे हड़प्पा नामक, अगर स्थान की बात करते हैं तो वहां की 3 थी। और जहां जो समाधान होते थे हड़प्पा में, वहां केवल सब दफन किए जाते थे। ठीक है, और अगर यही मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो वहां सबों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक नगर में सबों को दफन किया जाता था, मोहनजोदड़ो में सबको जलाया जाता था। ठीक है, अगर बात करते हैं मोहरों की, तो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं अभी तक, लगभग 2000 मोहरों में लगभग 500 के आसपास जो मोहरें हैं वो आपको मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं, जो कि सर्वाधिक मात्रा में दर्शाती हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि मोहरों में सार्वधिक लिपियों का कहाँ प्रयोग हुआ है, तो मोहरों में जो सार्वधिक लिपि प्राप्त हुई है वो आपके हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ जो सेल खड़ेस की मोहरें हैं उसकी प्राप्ति भी सर्वाधिक हमको हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, और हड़प्पा नामक स्थान से ही हमें एक आधा या खंडित एक धड़ प्राप्त हुआ है जिसे हम लोग पुरोहित या योगी की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि धातुओं में जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसी के संदर्भ में हड़प्पा नामक ही स्थान ऐसा जहां पे कांसे की एक नृत्य मूर्ति या डांस करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका एक हाथ कमर पे है और दूसरा नृत्य या डांस करने की मुद्रा में सर के ऊपर के लगभग है। तो कांसे की जो नृत्य मूर्ति है, डांस करती हुई मूर्ति या नृत्य करती हुई मूर्ति, वो भी हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं कि मोहरें तो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है और सब पे विभिन्न मात्रा के चित्र प्राप्त होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करते हैं कि जो सर्वाधिक मात्रा में किस पशु की आकृति मिलती है, तो वो एक संगी पशु या एक सींग वाले पशु की सर्वाधिक मात्रा में हमें वो क्या कहते हैं चित्र शैली या जो चित्र है प्राप्त होते हैं मोहरों पर। ठीक है, बात करते हैं मोहरों की, तो जो मोहरें हैं हड़प्पा सभ्यता में, वहां पे जो मोहरें विभिन्न प्रकार की प्रचलित थी, लेकिन जो मोहरों में सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्रचलित थी वो थी आपकी वर्गाकार मोहरें। ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रचलन वाली मोहरें थी। कौन सी? वर्गाकार मोहरें। ये प्रश्न आ सकता है। अब बात करते हैं बंदरगाह की। चूंकि फ्रेंड्स जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित व्यापार व्यवस्था थी जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर कार्य करती थी, और इतनी आर्थिक उन्नति का कारण उनका वाणिज्य व्यापार था। ठीक है, तो बात करते हैं अरब सागर के विभिन्न बंदरगाह की। तो हालांकि सुतकांगेडोर, बालाकोट, आपका अल्लादीन और लोथल ये प्रमुख बंदरगाह थे आपके हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अरब सागर
के बंदरगाह, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों चारों बंदरगाहों की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका कांगेडोर और लोथल है। और जैसे कि आपको फ्रेंड्स पता ही है, लोथल से ही आपको एक डॉकयार्ड प्राप्त होता है जो कि एक विकसित वाणिज्य व्यापार व्यवस्था को या जलीय व्यापार व्यवस्था को दर्शाता है और जो व्यापार का महत्वपूर्ण साधन था। उसके बाद बात करते हैं युग समाधियों की। तो युग समाधियां हालांकि मिली काफी जगह से हैं, लेकिन में जो महत्वपूर्ण है, दो महत्वपूर्ण चीजों में जो युग समाधियां मिली है केवल वो है लोथल और कालीबंगा है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो युग समाधियां हैं आपको लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होती है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी किसका पतन कैसे हुआ। विभिन्न विद्वानों ने इसके लिए भी अलग अलग मत दिए हैं। कोई कहता है कि प्राकृतिक परिवर्तन इसका कारण था, कोई कह रहा था कि परिस्थिति का निम्नीकरण हो गया, कोई कहता है कि जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण था, कुछ कहते हैं कि बाहरी आक्रमण या आर आए, उन्होंने आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता का अंत कर दिया। तो इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय की। तो इनका मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत करने वाले थे वो था बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण और आर्यों का आक्रमण। ये आक्रमण ऐसे थे जिसने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया, निस्ते नाबूद कर दिया। इसके बाद और बात करते हैं, फिर ऑरेलस्टाइन महोदय आए और एएन घोष आए। इन्होंने विचार व्यक्त किया कि नहीं, ये वह आक्रमण या आर आक्रमण का कारण नहीं हो सकता हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने का। इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारण है आपका जलवायु परिवर्तन। जलवायु में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के वासी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए और उनका विनाश हो गया, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं बीके थापर और ऑर्फी मुगल जी ने। उनके अनुसार माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है उसका प्रमुख कारण पारिस्थितिक परिवर्तन है। मतलब जिस स्थान पे हड़प्पावासी रहते थे उनके पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन आया जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, उसका समापन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यूकेआर एवं कनेडी, इनका मानना था कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ये नहीं है। उन्होंने एक अलग ही अनुमान लगाया। उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन कारण प्राकृतिक आपदा थी। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत उन्होंने बाढ़ को और सूखे को उत्तरदायी ठहराया। उनका मानना था कि जो प्राकृतिक आपदाएं थी जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ये ऐसे कारण थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का अंत कर दिया, उसका समापन कर दिया। फिर एक और विद्वान है डॉक्टर कुलदीप सिंह और उनके साथ साथ फेयर सर्विस। ये दो ऐसे लोग हैं, फेयर सर्विस और डॉक्टर कुलदीप सिंह ने, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था पारिस्थितिक तंत्र का निम्नीकरण। मतलब एक समय के बाद ऐसा हुआ कि जो पारिस्थितिक तंत्र था जो पहले हरा भरा था, बाहुल था, एक समय के बाद उसका निम्नीकरण हो गया। जो पारिस्थितिक तंत्र था वो सिमट गया और उसकी जो प्राकृतिक क्षेत्र थे वो कम होते चले गए। इससे क्या हुआ, प्रकृति में भार बढ़ा और अंत में प्रकृति ही विनाश का कारण बनी और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो फ्रेंड्स ये सारा था आज का आखिरी चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता का। ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोग को ये चीज पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, सब्सक्रिप्शन को करना मत भूलिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए आप लोगों को प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स आज ये आखिरी था चैप्टर आपके हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही बहुत है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।